हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी और उसका फॉर्मूला हमने लिखा था, वो क्या था? वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला किया था। ठीक है ना? और उस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमने एक वो थिन ये रेक्टेंगुलर फ्रेम की बात की थी, यहाँ पर जो आया था हमारा आंसर वो सरफेस टेंशन आया था। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो फिर से वही और वहीं से शुरू करता हूँ, कोहेसिव और अधेसिव फोर्स से। कोहेसिव मतलब जो मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव है। अधेसिव मतलब एक मॉलिक्यूल और किसी दूसरे सरफेस के किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था भाई, देखो चलो इसी से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक गिलास में पानी है, ठीक है ना? तो पानी मैंने पूरा निकाल दिया मान लीजिए, पर फिर भी पानी की कुछ ड्रॉप्स तो इसके साथ चिपकी होंगी ना। तो इसका मतलब पानी और इसकी कंटेनर की इनर वॉल के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है आपका? वो अधेसिव फोर्स है। ठीक है ना? और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है आपका? कोहेसिव फोर्स है। ठीक है? तो अब देखो, इस कोहेसिव और अधेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड की अलग अलग लेयर्स बनती हैं। देखो जैसे कोई किसी कंटेनर में लिक्विड की लेयर बनी आपके पास इस तरह से एकदम सीधी, ठीक है? या फिर किसी में लेयर बनी कुछ इस तरीके से, ए और बी। किसी में लेयर बनी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? नीचे लिक्विड है, यहाँ पर भी नीचे लिक्विड है, यहाँ पर भी नीचे लिक्विड। मैं सिर्फ लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि ये अपने एरिया को कम करना चाहता है। ये अपने एरिया को कम करना चाहता है, ठीक है ना? और कम कैसे करेगा? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है कोहेसिव है और यहाँ पर कैसा है? अधेसिव है। कोहेसिव कम है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो क्या है हमारा? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है ना? मैं पहले इसका फिजिकल मीनिंग आपको समझाता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है? ये है आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है ना? किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा। ठीक है? तो उसके लिए देखो, इसको समझ लो भाई, ये हमारे पास कोई लिक्विड ड्रॉप है। पहले इसका मीनिंग समझ लो। ये आपके पास कोई लिक्विड ड्रॉप है और ये सेंटर में एक मॉलिक्यूल है जो कि इसको क्या कर रहा है? इस स्पीयर के ऊपर रखे सभी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है? और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये इसका एरिया क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है। ये इसका एरिया क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंड। यानी पहले इसकी रेडियस आर थी और अब इसकी रेडियस कितनी होगी? आर प्लस डी आर हो गई। थोड़ी सी रेडियस इसकी बढ़ गई। तो वो किसकी वजह से हुई? एक्सेस प्रेशर की वजह से हुई। किसकी वजह से हुई? एक्सेस प्रेशर की वजह से। ठीक है ना? अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं होती, अगर यहाँ पर कोहेसिव फोर्स नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, या इसका एरिया मिनिमाइज करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो इसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर होता और उस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका जो रेडियस है आर की बजाय कितना होता? आर प्लस डी आर होता। ठीक है ना? ऐसा हमने एज्यूम किया। तो यहाँ जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मान ली हमने कितनी है? रो। पहले रेडियस कितना था इसका? आर। बाद में एक्सेस प्रेशर होने की वजह से इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया? आर प्लस डी आर हो गया। ठीक है? तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर मैं बात करूं कि इसका इनिशियल सरफेस एरिया कितना है, तो वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और बढ़ने के बाद फाइनल कितना हो जाएगा इसका सरफेस एरिया? वो हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ठीक है ना? पहले रेडियस आर थी, बाद में कितनी हो गई? आर प्लस डेल्टा आर हो गई। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो नया सरफेस एरिया अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर, 4 टू ज़ा 8 पाई आर डेल्टा आर। इसको नेगलेक्ट कर देंगे अगर ये आर डेल्टा आर बहुत बहुत स्मॉल है, तो इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा, 8 पाई आर डेल्टा आर।
ठीक है ना। इसको नेगलेक्ट कर दिया कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। 4πr², 8πr डेल्टा आर, ये क्या हो गया आपके पास, फाइनल सरफेस एरिया हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना बचेगा, यस 8πr डेल्टा आर, दैट्स इट। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गया, हाँ जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होती है घर पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया, ये पहले वाला था, तो सॉरी ये फाइनल था, ये इनिशियल था, माइनस करके हमने इंक्रीज निकाल लिया 8πr डेल्टा आर, ये हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया। और मैंने आपको सरफेस एनर्जी जब बताई थी तो देखो सरफेस एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया बताया था। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा सरफेस एनर्जी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और सरफेस एनर्जी कितनी थी हमारे पास, सिग्मा, यानी कि सरफेस टेंशन के बराबर थी, ठीक है ना। और इसको इंक्रीज इन सरफेस एरिया से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है जी। और वैसे वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे वर्क डन का निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया है हमने, dr डिस्प्लेसमेंट किया है, एरिया कितना है 4πr² लिख देते हैं, ठीक है ना। प्रेशर इनटू एरिया यानी कि 4πr² इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर। ये प्रेशर कौन सा होगा आपका, एक्सेस प्रेशर होगा, ये किसके बराबर होगा, इस वर्क डन के बराबर होगा। तो लिख देते हैं सिग्मा 8πr डेल्टा आर, सिग्मा 8πr डेल्टा आर। तो ये 4π, ये 8π, 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये r² है, ये डेल्टा आर से तो डेल्टा आर कैंसिल हो गया, और आर से एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पर, 2 सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये आर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो चलो मैं रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये बना P इज इक्वल टू 2s बाय आर, 2s ले लो या सिग्मा ले लो, सिग्मा लिया है तो सिग्मा ले लो। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन है। तो ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर आ गया इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। देखो एक्सेस प्रेशर की वजह से, अगर एक्सेस प्रेशर है, ठीक है ना, तो लिक्विड एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। वो एक्सेस प्रेशर क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोहेसिव फोर्स होता है, सरफेस टेंशन होती है, जिससे एरिया क्या हो जाता है, इसका मिनिमाइज हो जाता है। तो जो एक्सेस प्रेशर है बेटा आपका, उसकी वजह से मान लेते हैं एरिया, इसका जो रेडियस है वो बढ़ गया, रेडियस बढ़ने से एरिया बढ़ जाएगा। कितना एरिया बढ़ा, ये बढ़ा। फिर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि सरफेस एनर्जी जो है वो क्या होती है, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होती है। तो सरफेस एनर्जी क्या, फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और जनरली वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर कौन सा है, एक्सेस प्रेशर है, एरिया कितना था पहले 4πr² इनटू डेल्टा आर। तो इसको, इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व किया है, हमारे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। पर इसकी जगह, ये तो नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप थी, अगर इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे सोप बबल होता, सोप बबल होता, तो सोप बबल होने से इसका जो प्रेशर है वो डबल हो जाता, क्योंकि वहाँ पर सोप के अंदर डबल फिल्म बनती हैं, 2 फिल्म बनती हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। तो वहाँ पर एक्सेस प्रेशर कितना हो जाता आपका, 2 इंटू 2 सिग्मा बाय आर, यानी वो कितना हो जाता, 4s बाय आर हो जाता, 4 सिग्मा बाय आर हो जाता, ठीक है ना। अगर हमें एक्सेस प्रेशर निकालना हो सोप बबल के लिए तो वो कितना हो जाएगा, 4s बाय आर हो जाएगा, और नॉर्मल लिक्विड के लिए निकालना हो तो 2s बाय आर हो जाएगा। और रीज़न इतना ही है कि यहाँ पर तो एक सिंगल फिल्म है, वहाँ पर फिल्म कितनी हो जाती है, डबल, 2 लेयर हो जाती हैं, इसलिए जो सरफेस टेंशन निकलेगा वो सोप बबल के लिए डबल हो जाएगा इसके केस में। यानी यहाँ पर आपका आंसर 2 सिग्मा बाय आर आया है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 4s बाय आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट,
ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, बात वही है बेटा, मुद्दा वही है, कोहेसिव और सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड इस तरह का कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, मेनिस्कस मतलब ये शेप, ठीक है, या इस तरह का कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना रहा है, या लिक्विड आपका इस तरह का रह रहा है। तो ये जो कंटेनर के साथ और इस लिक्विड के मेनिस्कस के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट डालूं तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका ग्रेटर देन 90 है, ये लेस देन 90 है, और ये इक्वल टू 90 है। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ये कोहेसिव और अधेसिव फोर्स की वजह से। अगर मान लो आपका अधेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ये नीचे चिपक जाएगा, ठीक है ना, और अगर आपका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये वाला बनेगा। अगर आपका अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो लिक्विड ज़्यादा वेट करेगा सॉलिड सरफेस को, ठीक है ना, सॉलिड सरफेस को ज़्यादा वेट करेगा, ठीक है। और अगर आपका अधेसिव फोर्स कम है, अधेसिव फोर्स कम है तो इसको कम वेट करेगा, आपस में ज़्यादा चिपकेगा, ठीक है ना। और अगर अधेसिव और कोहेसिव बराबर हैं तो फिर आपका ये इक्वली टच में रहेगा लिक्विड के, तो फिर ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है कैपिलरी। वैसे थोड़ा सा और भी होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट डिटेल में, पर मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना, टाइम को देखते हुए, ठीक है। कैपिलरिटी एक एक्शन है जिसकी वजह से लिक्विड जो है किसी ट्यूब के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपवर्ड राइज करता है। जो लिक्विड राइज करता है इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली यहाँ मान लो पानी खिंड गया तो मैं कपड़ा रख दूँ तो वो सक कर लेगा उस पानी को, कपड़ा, तो ये क्या कर रहा है, कैपिलरिटी एक्शन कर रहा है। टॉवल्स जो होते हैं वो कैपिलरिटी एक्शन करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर लिक्विड राइज करता है तो वो कुछ एक्शन को फॉलो कर रहा है, कैपिलरिटी एक्शन को फॉलो कर रहा है। पेपर भी इंक को सॉक करता है, ठीक है ना। किसी की कैपिलरिटी कंडीशन अच्छी होती है, किसी की अच्छी मीन्स कोई कम सोक करता है उसको मेंटेन रखता है सरफेस पे, कोई ज़्यादा करता है, कोई ज़्यादा सोक कर लेता है। तो वो हम अपनी नीड के हिसाब से करते हैं। मान लो कोई हम बाजार से बुक या नोटबुक खरीद के लाए और उस नोटबुक ने सारी पेज कुछ लिखा, हमने फर्स्ट पेज पे कुछ लिखा और वो पूरे पेज पर फैल गया। इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपिलरिटी टेंडेंसी ज़्यादा है, वो इंक को ज़्यादा सोक कर रहा है। अब ज़्यादा सोक कर रहा है तो वो लिखा हुआ फैल जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है या अच्छा नहीं है। और अगर हम मान लो कपड़े से किसी चीज़ को गीला पोंछ रहे हैं, जैसे मैंने इसको ही पोंछा और ये अच्छे से ये सारी इंक को सोक नहीं कर पा रहा, तो इसका कैपिलरिटी एक्शन क्या है, वीक है, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए हमें कहीं कैपिलरिटी ज़्यादा चाहिए होती है और कहीं कम, वो हमारी नीड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कैपिलरिटी के बारे में था। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरिटी ट्यूब, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। तो आपका एक डेरिवेशन है यहाँ पर, वो है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरिटी ट्यूब। इसको एसेंट फॉर्मूला भी बोला जाता है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड जो राइज कर रहा है ये हमें निकालना है। इसका एक और नाम भी है एसेंट फॉर्मूला। इसके लिए हम ये एक कंटेनर ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ लिक्विड फिल कर रखा था। उसके बाद यहाँ पर एक कैपिलरिटी ट्यूब हमने इंसर्ट की, ये वाली, और इसकी वजह से लिक्विड जो है इसके अंदर राइज कर गया, मान लो h हाइट तक राइज कर गया, ठीक है ना। और वो राइज किया जो इस लिक्विड है वो इस तरह का मेनिस्कस बना रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, ठीक है ना। कॉनकेव मेनिस्कस बनाने का मतलब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। तो इस ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, बट इस लिक्विड का एक्सेस प्रेशर भी है, तो वो क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे 2 सिग्मा बाय आर, ठीक है ना। 2 सिग्मा बाय आर ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कंप्रेस हो रहा है ना। तो हमें तो एग्जैक्ट प्रेशर निकालना था, तो वो कंप्रेस वाला एक्सेस प्रेशर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया ए और बी पॉइंट पे, ठीक है जी।
अब देखो मैं थोड़ा अगर डायग्रामेटिकली आपको चीज़ बताऊं, पहले डायग्राम से बताता हूं। ये आपका बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर इस तरह का कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा था, ठीक है। तो मैं दो रेडियस बोलूँगा यहाँ पर, एक रेडियस तो मैं बोलूँगा ये आर है, और एक रेडियस में ये वाली बोलूँगा कैपिटल आर है, ठीक है ना। इसको समझ लो, यहाँ से देखो, ये हमारे पास कंटेनर था जिसके अंदर लिक्विड है, और ये मान लीजिए कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है, और ये मैंने बॉल आपको समझाने के लिए इसके अंदर डाल दी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये जो सर्कल बना, इसकी कुछ रेडियस होगी, और इस कॉनकेव का ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, ये इस मैं कैमरे को ही चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से देखो, ये यस, ये पॉइंट देखो। तो इसमें यहाँ पर एक ये स्पीयर बन गया आपका, ये एक स्पीयर बन गया ना, ये कंप्लीट क्या बन गया, एक स्पीयर। तो इस स्पीयर की अलग रेडियस होगी, और ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पर ये मार्क कर रखा है इसका, इस मार्क की चारों तरफ से एक अलग रेडियस होगी। तो दो अलग अलग रेडियस होंगी, इसलिए ये मैं आपको पहले ही मेंशन करके बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये स्मॉल आर रेडियस इस सर्कल की है और कैपिटल आर रेडियस इस स्पीयर की है, ठीक है ना। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ए पॉइंट पर, और नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एक्सेस प्रेशर भी है। तो उस नेट, क्योंकि ओवरऑल देखो बैलेंस होगा प्रेशर, तो इसलिए मैंने एक्सेस प्रेशर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया पहले ही, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। ये स्मॉल आर था, वो कैपिटल आर था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा निकाल लूँ, कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, यस, इट्स बेस बाय हाइपोटेनस, आर बाय आर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना था इसका, हमें निकालना है इसका एक्सेस प्रेशर। क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है, अच्छा, ठीक है ना। और एक्सेस प्रेशर सॉरी, ये हमने अभी निकाला था P माइनस 2 सिग्मा आर, ठीक है ना। P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर। यहाँ पर ए पॉइंट पर प्रेशर है PA, और यहाँ पर है P माइनस 2 सिग्मा बाय आर। तो आपके पास जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय आर हो जाएगा। तो ये 2 एज इट इज़, सिग्मा एज इट इज़, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आर की वैल्यू हो जाएगी आर बाय कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है ना। तो 2 सिग्मा कोस थीटा बाय आर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक्सेस प्रेशर है, ये क्या है यहाँ पर, एक्सेस प्रेशर है। बेटा देखो, सीधा सा फंडा है, बहुत इजी फंडा है, क्या कि लिक्विड राइज कर रहा है, और लिक्विड राइज करना मतलब लिक्विड डिस्प्लेस करना, और कब डिस्प्लेस करेगा, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर क्या है, कम, तभी तो ये लिक्विड ऊपर राइज करा है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तभी लिक्विड ऊपर राइज करा है। और एक्सेस, कितना ज़्यादा प्रेशर है वो किसके बराबर है, एक्सेस प्रेशर के बराबर है। कितना है, एक्सेस प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 2 सिग्मा बाय आर, 2 सिग्मा बाय आर। अब आर क्या था वो हमने निकाल लिया, दोनों आर आपको मैंने पहले ही एग्जांपल से बताए। तो एक्सेस प्रेशर आ गया हमारे पास, इसकी वजह से लिक्विड राइज कर रहा है। अब ये जो राइज कर रहा है, राइज का इसका प्रेशर डिफरेंस भी निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है, एच रो जी, ठीक है ना। लिक्विड जितना राइज करेगा, ये हमने टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आया था, एच रो जी। तो ये प्रेशर इस प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लो, हाइट ऑफ राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये पता लग जाएगा, 2 सिग्मा कोस थीटा बाय आर इज इक्वल टू एच रो जी। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा कोस थीटा बाय आर रो जी। यस, ये हो जाएगी 2 सिग्मा कोस थीटा बाय आर रो जी। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेस प्रेशर का, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा हाई से लो की तरफ डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ नीचे क्या है, एक्सेस प्रेशर है, ठीक है ना। चलो इसको मैं बोल देता हूँ P1, इसको बोल देता हूँ PA,
तो P1 बड़ा है किससे, PA से, तभी ये ऊपर राइज कर रहा है। कितना राइज कर गया, h हाइट पर राइज कर गया। तो जो ये हाइट ऑफ राइज है ये हमने निकाली थी h रो g फॉर्मूले से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दो रेडियस बन रही हैं, एक इस कॉनकेव मेनिस्कस की और एक उस स्पीयर की, जो इमेजिनरी स्पीयर हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, ठीक है ना। और वो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, वो एक्सेस प्रेशर के बराबर होगा। अभी हमने पहले फॉर्मूला निकाला था 2s/r, तो 2s/r। अब ये r क्या है, ये r रेडियस है किसकी, उस इमेजिनरी स्पीयर की। तो इमेजिनरी स्पीयर की इस मेनिस्कस की रेडियस के साथ हमने रिलेशन निकाल ली, ठीक है, पुट कर दिया। और ये इस प्रेशर वाली फार्मूले से हमने दोनों को कंपेयर किया और वहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा cos थीटा बाय r रो g। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइट ऑफ राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ओके।